अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की ये वीडियो हम न्यूरल नेटवर्क्स पर बना रहे हैं और इस वीडियो में हम एक किताब को रेफ़र करेंगे जिसका नाम है अ जेंटल इंट्रोडक्शन टू न्यूरल नेटवर्क्स। ये किताब तारिक राशिद ने लिखी है और जब मैंने इंटरनेट पर न्यूरल नेटवर्क्स पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की तो सबसे आसान किताब जो मुझे लगी और सबसे आसान प्रेजेंटेशन जो मुझे लगी वो तारिक राशिद की थी। तो उन्हीं की प्रेजेंटेशन, ये उन्हीं की बनाई हुई प्रेजेंटेशन है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ फॉर्म में है इसलिए आपको थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आएगी, लेकिन इस प्रेजेंटेशन में उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स को विजुअली मैथमेटिक्स के साथ विजुअली बताया है कि न्यूरल नेटवर्क्स काम कैसे करते हैं। तो अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स पर रिसर्च करनी है या आपने इस फील्ड को परसू करना है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, तो ये जो आपके लिए वीडियो है ये बहुत अहम है। इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा। गोया कि इसमें काफ़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आसान करके बताऊं, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं। और ये जो पूरी वीडियो है, इस एक वीडियो से आप समझ लें कि आप इस किताब का पूरा मुताला भी कर लेंगे और फ्यूचर में जब आप न्यूरल नेटवर्क्स को पढ़ने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो आपने इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखना है अगर आपको ये समझना है, लेकिन इससे आपको अच्छे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बैकग्राउंड आइडियाज़, डीआईवाई और पाइथन का प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे और उस प्रोग्राम में हम न्यूरल नेटवर्क्स बनाएंगे भी और बनाकर फिर आप उसको टेस्ट भी कर सकते हैं और फिर हम उसको फर्दर अपने उसमें कंक्लूजन कर लेंगे। तो हम आते हैं बैकग्राउंड की तरफ कि न्यूरल नेटवर्क्स की ज़रूरत क्यों है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप अपनी बेटी को कहें कि वो इस तस्वीर में लोगों को पहचाने, लोगों की शक्लों को पहचाने, तो वो आराम से तस्वीर में लोगों की शक्लों को पहचान सकती है, उनके फेसेस को रिकग्नाइज कर सकती है। लेकिन यही काम अगर आप किसी कंप्यूटर को कहें, सॉफ्टवेयर को कहें, तो उसको बहुत मुश्किल होगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपनी छोटी बेटी को कहें या बेटे को कहें कि नंबर्स को ऐड कर दो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगी। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन कंप्यूटर ये काम बहुत जल्दी कर देगा। तो कुछ ऐसा है कि कुछ चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और कुछ चीज़ों में कंप्यूटर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन हमने कंप्यूटर को भी सोचना सिखाना है ताकि वो भी फेसेस को रिकग्नाइज कर सकें। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है न्यूरल नेटवर्क्स। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स वैसे तो 1950 से चलते आ रहे हैं, 2004 में इनको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली और अब तकरीबन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। उनकी मुख्तलिफ किस्म की एल्गोरिदम्स बनाए जा रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑटोनमस कार में भी यूज़ हो रहे हैं। गूगल भी अपने प्रोजेक्ट्स में न्यूरल नेटवर्क्स को यूज़ कर रहा है और हर किस्म के, इवन एनवीडिया अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में भी न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके पास जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर आएंगे उनमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल ज़रूर होगा। इसी तरीके से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गेम्स बनानी शुरू कर दी जिन्होंने इंसानों को हराना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें न्यूरल नेटवर्क्स काम कर रहे थे। और इसी को मैं आगे लेके चलूँगा कि अल्फ़ा गो एक गेम है जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल गेम है। उसको एक सॉफ्टवेयर ने हराया जिसका नाम एक्चुअली अल्फ़ा गो था। गो गेम का नाम है और अल्फ़ा गो जो सॉफ्टवेयर था उसने वर्ल्ड चैंपियन को हराया। ये चाइनीज़ वर्जन है शतरंज का और इसमें एक मूव जो आगे करनी होती है अपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गेम है, उसमें इतने ज़्यादा कम्बिनेशन है जितने एटम्स इस कायनात में है उससे भी ज़्यादा कम्बिनेशन है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मुश्किल गेम है। लेकिन अल्फ़ा गो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया और उसने चैंपियन को हराया। और उसके बाद अल्फ़ा प्रो एक और सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसने अल्फ़ा गो को सिर्फ 40 दिनों की ट्रेनिंग के साथ हरा दिया। तो हमने इंसानों ने जितना भी नॉलेज आज तक लिया था गो का, इस शतरंज का, अपनी पूरी हिस्ट्री में, वो एक कंप्यूटर ने सिर्फ 40 दिनों की लर्निंग के साथ उसे डिफीट कर लिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि न्यूरल नेटवर्क्स कितने पावरफुल हैं। तो चलते हैं न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ और मैं आपको बारे में बताऊंगा। लेकिन एक इंसान से शुरू करते हैं कि एक इंसान कैसे सोचता है। हम एक क्वेश्चन सोचते हैं और फिर उस पर रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं, किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं, लोगों से डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं और फिर हम आंसर ढूंढते हैं। तो इंसान का जो प्रिडिक्टिव मॉडल है, सिंपल, अगर हम इंसान की एक मशीन बनाए तो एक क्वेश्चन पूछेगी, उसका उस पर थिंकिंग करेगी और फिर उसका आंसर देगी। लेकिन अगर हम मशीन की तरफ आएँ तो मशीन को हम इनपुट देते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस होती हैं और फिर वो हमें आउटपुट देती है। तो हम मशीन इस तरीके का मॉडल हमें दे रही होती है।
तो इसी तरीके के मॉडल को लेकर हमने उससे प्रिडिक्शंस करानी है, उससे इंटेलिजेंस उसमें लेके आनी है। तो हम एक छोटा सा मॉडल लेते हैं और इस मॉडल का मकसद ये है कि ये किलोमीटर्स को मीलों में, माइल्स में चेंज करेगा। मैंने यहाँ पर इनपुट दे दी, इनपुट क्या है किलोमीटर्स, इसके अंदर कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है कि हमने एक फर्जी नंबर रखा है, एक रैंडम नंबर उठा लिया है कि हमारे ख्याल में, इस मशीन का ख्याल है कि इसके ख्याल में 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे इनपुट से तो हमारे पास माइल्स आ जाएंगे। अब ये नंबर ठीक नहीं है क्योंकि हमें पता है ये एक रैंडम नंबर है, लेकिन हमें ये पता है कि 100 किलोमीटर के 50 माइल्स नहीं होते, और ये एक लीनियर मॉडल है। अगर आप देखें ना जी, तो ये एक लीनियर मॉडल है हमारे पास। अब हमें पता है कि आंसर सही नहीं आया, और आंसर हमें पता भी है कि आंसर 62.137 है। तो मेरे पास जो आंसर आया था 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करके वो तो 50 था, तो इसमें एरर है। और वो अगर हम एरर कैलकुलेट करें तो मैं 62.137 से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, मेरे पास 12.137 एरर आ जाएगा। अब इस एरर को हमें किसी तरीके से ख़त्म करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये मॉडल अच्छा मॉडल नहीं कहलाएगा। तो ये एक लीनियर मॉडल है लेकिन अच्छा मॉडल नहीं। तो हमने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर ने एरर को देखते हुए एक जंप लिया, इसने 0.5 के बजाय 0.6 कर दिया और देखा कि क्या एरर कम होता है। इसने अपने जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है x है उसको क्या किया, एक 0.1 बढ़ा दिया। तो जब इसने 0.1 बढ़ाया तो ये 60 हो गया, आंसर 62 था, एरर फ़ौरन कम हुआ। जैसे कम हुआ तो इस मॉडल को एहसास हो गया, खुद ही पता चल गया कि मैंने कुछ अच्छा काम किया क्योंकि मैंने एरर को मिनिमाइज़ किया। अब यही काम करते हुए ये आगे फिर एक और जंप लेगा और 0.1 से फिर आगे बढ़ा देगा इस फैक्टर को। तो जब ये 0.1 से इसको बढ़ाएगा तो ये 0.7 आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा। अब एरर एकदम बढ़ जाएगा। आप उसके मैग्नीट्यूड को देखें, माइनस साइन तो आ जाएगा क्योंकि अब वैल्यू आपकी बढ़ गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू करेक्ट वैल्यू से बढ़ गई है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेंगे। तो अब फिर उसने देखा और उसने सोचा कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, ये तो एरर अब फिर बढ़ना शुरू हो गया, तो मुझे वापस जाना है। और उसने 60 की बजाय 0.6 की बजाय अब उसने 0.61 का, यानी ये इटरेशंस कर रहा है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड के जरिए कर रहा है, लेकिन ये इंटेलिजेंट हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो उसने 0.61 के साथ मल्टीप्लाई किया और अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो 61 आ गई, ये 62 थी, एरर और कम हो गया। तो इस तरीके से वो 0.61 से अब हो सकता है 0.69 पर जंप करे, फिर दोबारा 0.62 पर आए। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल करते करते वो इस एरर को मिनिमाइज करेगा और फिर हमें आंसर दे देगा। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया, ये एक लीनियर मॉडल था। और लीनियर मॉडल का मतलब ये है कि मेरे पास अगर सपोज दो स्पीशीज़ हैं, एक मेरे पास कैटरपिलर्स हैं जो कि सूंडियों की तरह लंबे लंबे होते हैं लेकिन उनकी विड्थ कम होती है। कैटरपिलर्स वो सूंडी होती है जिससे आगे हमने क्या बनाना होता है, बटरफ्लाई बननी होती है। और इसी तरीके से मेरे पास लेडी बर्ड्स हैं। लेडी बर्ड्स बीटल्स होते हैं जो बचपन में हम अपने हाथों में रखते होते थे, लाल रंग के, जो कि विड्थ में मोटे मोटे होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। तो उनकी विड्थ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन उनकी लेंथ छोटी होती है, जबकि कैटरपिलर जो है उनकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन उनकी विड्थ छोटी होती है। तो इनको अगर आप विड्थ और लेंथ के हिसाब से प्लॉट करें तो आपको यहाँ पर कैटरपिलर्स नज़र आएंगे प्लॉट करते हुए। अगर आप उनकी मेजरमेंट्स ले लें, कई कैटरपिलर इकट्ठे कर दें, उनकी विड्थ और लेंथ को मेयर करें और फिर उनको प्लॉट करना शुरू करें तो वो यहाँ पर नज़र आएंगे। और इसी तरीके से आपको लेडी बर्ड्स यहाँ पर नज़र आएंगे। तो ये आपने एक किस्म का दो ग्रुप बना लिया है जो आपके लॉन में या आपके गार्डन में बग्स हैं। अब आपने इनके दरमियान एक ऐसा मॉडल बनाना है जो डिफ्रेंशिएट कर सके कि जो मुझे इनपुट्स दी हैं, लेंथ और विड्थ, दो इनपुट्स हैं सिर्फ। तो ये एक ऐसा नेटवर्क बनने जा रहा है जिसकी इनपुट दो हैं। आप एक नेटवर्क को या एक मॉडल को आप दो इनपुट्स देंगे, लेंथ और विड्थ, और उसके बाद वो एक लाइन प्रोड्यूस करेगा जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये एक लीनियर क्लासीफायर है। ये लाइन बताएगी कि इस लाइन से लेफ्ट साइड पर वो कहेगा कि ये कैटरपिलर है, और इस लाइन के इस तरफ जो भी इनपुट आएगी, रियल टाइम इनपुट आएगी, वो कहेगा कि ये लेडी बर्ड्स हैं। तो इस केस में तो अगर लाइन यहाँ पर है, ये क्लासीफायर हमारा यहाँ पर है, तो ये तो इन कैटरपिलर्स को भी लेडी बर्ड्स कह देगा। तो ये सेपरेटिंग लाइन हमारी ठीक नहीं है, ये क्लासीफायर ठीक नहीं है जिसने दो स्पीशीज़ के बीच में सेपरेट करना है। तो इस मॉडल को ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। ये मॉडल इस वक्त बिल्कुल काम सही नहीं कर रहा। तो ये अपने विजुअल फॉर्म में देखा है जो मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो मैंने इसको चेंज किया लाइन को,
और जब मैंने इसको चेंज किया, यानी मॉडल ने इसको खुद ब खुद जांच लिया कि ये लाइन ठीक नहीं, तो अब आप देखें कि ये लाइन क्या करेगी, अब इसकी इस तरफ जो भी पॉइंट आएगा ये उसको हो सकता है कि उसको लेडी बर्ड कहेगा, और इसके इस तरफ जितने भी हमें इनपुट्स आएंगी उसे क्या कहेगा, कैटरपिलर कहेगा। तो ये तो अब भी ठीक नहीं है, इसने सेपरेशन तो नहीं की, इसने तो दोनों को एक तरफ मिला दिया। तो अच्छा सेपरेटर क्या होगा, अच्छा क्लासीफायर क्या होगा, आप ये देखें, अब ये सेपरेटिंग लाइन बिल्कुल ठीक है। अब इस सेपरेटिंग लाइन के पास अगर आप एक कैटरपिलर लेके आते हैं और आप उसकी लेंथ और विड्थ को प्लॉट करते हैं तो वो इस तरफ आती है, तो ये फ़ौरन कहेगा कि ये कैटरपिलर है। और अगर आप एक लेडी बर्ड को लेके आते हैं और उसकी लेंथ और विड्थ को प्लॉट करते हैं तो फ़ौरन ये कहेगा कि ये लेडी बर्ड है। तो अब इसने सेपरेशन अच्छी की है। आप विजुअली देख रहे हैं कि यही काम हमारे न्यूरल नेटवर्क्स कर रहे होते हैं। उन्होंने ये लाइन को ट्रेन करना होता है और इस लाइन ने ऐसे काम करना होता है कि वो अच्छी सेपरेशन दे सके हमें मुख्तलिफ इनपुट्स के बीच में। तो यहाँ पर पहले तो हमने उसको ट्रेन किया, हम उसको ट्रेन कर रहे थे, यहाँ पर आपके पास नोन चीज़ें थी तो आप उसको बार बार ट्रेन कर रहे थे। पहले वो देखें यहाँ पर था, सही ट्रेनिंग नहीं हुई, आपने अगली मरतबा जिससे हमने किलोमीटर्स में चेंज किया था उसने अगली इटरेशन की, फिर सही ट्रेनिंग नहीं हुई, फिर यहाँ पर आया, अब सही ट्रेनिंग हो गई है। तो अब हम समझते हैं कि हमारा ये मॉडल तैयार है न्यूरल नेटवर्क्स का। अब इसमें हम इसकी ट्रेनिंग ओवर हो गई, अब इसको लाइव एक चीज़ देते हैं, इसको क्वेरी देते हैं जिसका इसको पता नहीं है। तो जब मैंने इसको नया एक इनपुट दी जो कि अननोन बग है, तो इसने फ़ौरन मुझे बताया कि कैटरपिलर है, ये जो आपने इनपुट दी ये कैटरपिलर है क्योंकि ये इस तरफ आ रही है। तो इस तरीके से हम न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं और आप इस तरीके से उसके जो क्लासीफायर हैं उनको विजुअली इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, आप देख सकते हैं, लेडी बर्ड है और कैटरपिलर। अब मैंने इनकी विड्थ और लेंथ लिख दी है, तो मेरे पास एक लेडी बर्ड है और एक कैटरपिलर है, सिर्फ दो मेरे पास ये बग्स हैं, एक लेडी बर्ड है और एक कैटरपिलर है। अच्छा, इनको अगर मैं यूज़ करते हुए अपने डाटा को ट्रेन करूँगा तो मेरा जो ट्रेनिंग डाटा है वो बहुत कम है, इसलिए मैं बहुत अच्छा जो सेपरेशन लाइन की होगी, जो सेपरेटिंग लाइन है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग नहीं कर पाएगी। तो ये अपने आगे मैं बताऊंगा कि आपने याद रखना है कि जितना ज़्यादा डाटा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा डाटा की क्वालिटी अच्छी होगा, जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ज़्यादा आपका न्यूरल नेटवर्क अच्छे तरीके से काम करेगा। तो अब हमने अगर सपोज़ यहाँ पे लाइन ड्रॉ की तो आप देखें ये एक लीनियर लाइन है, y = mx जो हम पढ़ते हैं, y = 0.25x। तो मेरे पास ये एक सेपरेटर है लेकिन ये अच्छा सेपरेटर नहीं है और उसकी वजह है कि ये तो दोनों के बीच में सेपरेशन ही नहीं कर रहा। तो मुझे अब इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी स्लोप अगर थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो अब ये लाइन इस तरफ को आ जाएगी। तो अब क्या है, मुझे ये लाइन शिफ्ट करनी है ऊपर की तरफ ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से इनको सेपरेट कर सकूं। और ये मेरे पास एरर है क्योंकि इस वक्त इस लाइन में एरर मौजूद है। अच्छा, अगर मैं लाइन को आप देखें तो थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं तो मेरे पास ये आ जाएगी y = 0.3667x। और अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा स्लोप दे देता हूँ, आप ये देखें तो ये 2.9 इसकी स्लोप हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम इस स्लोप को चेंज करते हैं तो ये वैल्यू आगे इस लाइन देखें, ये लाइन बेहतर होती जाती है। ये लाइन इतनी अच्छी नहीं है, गोया कि ये लाइन भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जो लाइन बिल्कुल बीच में होगी वो अच्छी सेपरेशन करेगी हमारे इस केस में। तो लेकिन आपने यहाँ पर ये देखना है कि मैं अगर इसकी स्लोप चेंज करूँगा लाइन की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन अपनी सेपरेशन को बेहतर करेगी। और अगर मेरे पास डेटा पॉइंट्स ज़्यादा होंगे तो फिर ये लाइन ज़्यादा लर्निंग करेगी और ज़्यादा अच्छी सेपरेशन करेगी, ज़्यादा प्रिसाइज्ड क्लासीफायर बन जाएगी क्योंकि इसके पास डेटा बहुत था और इसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। तो हमने क्या किया जी, हमने देखा कि एक लाइन हमारे पास ये, और जो हमें लाइन चाहिए, मुझे ये लाइन चाहिए सपोज ऊपर वाली, लेकिन जब मैंने पहले इटरेशन की तो मेरे पास ये लाइन आई। तो इसकी हम स्लोप ले लेते हैं y = ax, a कोई भी नंबर हो सकता है जो कि इसकी स्लोप को जाहिर कर रहा है। तो ये हमने एक वेरिएबल ले लिया और इसकी स्लोप क्योंकि ज़्यादा है इसलिए हमने a + डेल्टा a कह दिया, क्योंकि इसकी स्लोप ज़्यादा है तो हमने एक फैक्टर छोटा सा ऐड कर दिया है। तो ये मुझे चाहिए, ये मेरा टारगेट है और ये एक्चुअल जो इस वक्त हमारी सेपरेशन है वो है। तो एरर कितना है, ये एरर है इसके बीच में ई। और एरर को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, टारगेट माइनस एक्चुअल, ये तो हमें पता है। तो इससे अगर हम आप कैलकुलेशन करें तो आपके पास यहाँ पर ये जो चेंज इन स्लोप है ना इसकी जो हमें चाहिए वो भी आ जाएगी।
तो आपको अब ये भी पता चल जाएगा कि आपने स्लोप में कितना चेंज करना है ताकि आप एरर को आगे जाकर हम एरर को मिनिमाइज करेंगे, तो एरर के लिहाज से आपने कितनी स्लोप चेंज करनी है। इस चीज़ में एक और भी मसला है, और वो मसला ये है कि हम जब भी अगला जंप लगाते हैं तो हमारे पास पिछली सारी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती। इस पूरे सिस्टम की मेमोरी नहीं है। मैंने इसके लिए रखा है नाम गजनी। ये गजनी है, इसमें ये सिर्फ पिछली जो अपनी स्टेट होती है उसे याद रखते हैं और अगला जंप लगा देते हैं, और जब आगे चला जाता है इसको भूल जाता है कि मैंने पीछे कहाँ से जंप लगाया। तो अब होगा क्या इसमें होगा ये कि ये अगर मैंने 100 डाटा पॉइंट्स इसको दिए तो ये सिर्फ एक डाटा पॉइंट जो इस वक्त है वो याद रखेगा और बाकी सारे डाटा पॉइंट्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लर्निंग में इंक्लूड ही नहीं करेगा। तो ये तो पीछे देख ही नहीं रहा कि मैंने कितने जंप लगाए। अब ये यहाँ से सपोज पहला जंप लगाता है यहाँ पर, उसके बाद दूसरा जंप लगा दिया इसने यहाँ पर। अब जब इसने दूसरा जंप लगा दिया, इसको नहीं पता कि मैंने कहाँ से शुरू किया था, तो इसने हो सकता है तीसरा जंप दोबारा इधर लगा दे, तो ये सिस्टम कन्वर्ज नहीं करेगा, ये तो लर्निंग नहीं करता, तो हमेशा भागता रहेगा क्योंकि इसको पता ही नहीं है। होना ये चाहिए कि पहला जंप लगाए इधर और फिर इसको पता चले कि ये भी अच्छी स्लोप नहीं है, तो वो दूसरा जंप लगाए इधर, उसके बाद उसको पता चले ये भी अच्छी स्लोप नहीं है, ये भी नहीं है, ये इसको याद रहे, तो फिर उसके बाद ये जंप लगाए और यहाँ पर लाइन लगाए, जो कि हमने 60 और 70 के बीच में देखा था जब हम माइल्स की कन्वर्जन कर रहे थे। अब यहाँ पर ये लगाए, फिर ये देखे कि ये भी अच्छी स्लोप नहीं है, फिर अब इस पर ना जंप लगाए बल्कि यहाँ पर बीच में लगाए, और इस तरह जंप्स छोटे होते जाएं और एक टाइम आए कि ये सेपरेशन अपनी बिल्कुल ठीक कर ले। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें लर्निंग होनी चाहिए, इसको हिस्ट्री का पता होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कि मैं पुराने कहाँ कहाँ पर रह चुका हूँ, किन किन स्लोप्स को मैं देख चुका हूँ जो कि अच्छी स्लोप्स नहीं है, और उसके लिए इसमें एक लर्निंग फैक्टर डालना पड़ेगा, और उस लर्निंग फैक्टर को आप यहाँ पर एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पर देखा था कि हम कैसे स्लोप को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन स्लोप को याददाश्त देने के लिए कि वो बार बार उन्हीं स्लोप्स पे ना जाता जाए जिनको हम पहले कह चुके हैं कि ये अच्छे क्लासीफायर नहीं है, याददाश्त देने के लिए हमने एक फैक्टर डाला है जिसे एल फैक्टर कहते हैं, और इसको लर्निंग रेट कहते हैं। तो जैसे जैसे ज़्यादा डाटा पॉइंट्स देंगे लर्निंग रेट ज़्यादा अच्छा होगा, और ये क्लासीफायर आहिस्ता आहिस्ता फाइन ट्यून करना शुरू कर देगा। शुरू में बड़े जंप्स लगाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटे जंप्स लगाएगा, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को फाइन ट्यून करना शुरू कर देगा। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमने लर्निंग रेट 0.5 दिया। जब हमने लर्निंग रेट 0.5 दिया तो पहला जो रैंडम इनिशियल था वो ये था y = 0.25। उसके बाद फर्स्ट जो इसने अपनी लर्निंग रेट से दोबारा अपना क्लासीफायर ये लाइन को सेपरेटिंग लाइन को कैलकुलेशन की वो 0.380 की, और उसके बाद अगला जो इसने जंप लगाया, अब आप देखिए 1.6042, पहले ये 1.7 पर चला गया था, लेकिन अब कंट्रोल्ड जंप लगाया। अगला जंप लगाएगा इधर नहीं आएगा ये, बल्कि ये यहाँ पर लगाएगा जंप। तो इस तरीके से अब लर्निंग रेट ये बताता है ये कितनी जल्दी लर्निंग करेगा, इससे ये भी पता चलता है, और दूसरा ये है कि ये कितना सेपरेशन जो है उनकी स्लोप को चेंज करेगा ताकि एरर को मिनिमाइज कर सके। तो हमारे पास किसी भी न्यूरल नेटवर्क का एक लर्निंग रेट ज़रूर होता है जो उसको आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन करता है। वो शुरू में भगदड़ मचाता है, बड़े बड़े जंप लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग रेट भी चेंज होता रहता है और वो काम डाउन होता जाता है, और वो आपको अच्छा प्रिसीजन और अच्छी एक सेपरेशन दे देता है। हम जब भी डेली लाइफ में काम करते हैं तो हमारे पास कंडीशंस आती हैं, हमारे पास बूलियन कंडीशंस आती हैं, और उसमें हम दो चीज़ों को डील कर रहे होते हैं कि अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, अगर बारिश होगी तो मैं छतरी लेके जाऊँगा, अगर पेन में स्याही ख़त्म हुई तो मैं स्याही भरूँगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ गेट्स भी होते हैं जो आपने ज़रूर पढ़े होंगे, और जिन बच्चों ने नहीं पढ़े वो अगली क्लासेस में ये पढ़ लेंगे, जिन्हें एंड और गेट्स कहा जाता है, जो कि बूलियन गेट्स होते हैं, और हम इसको डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पर इनके ट्रुथ टेबल देख रहे हैं, एंड गेट का भी और गेट का भी। इनको भी हम न्यूरल नेटवर्क्स के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं, जहाँ हमारे पास दो कंडीशंस हैं और उसके बाद हमने एक आउटपुट देनी। तो ये मेरे पास इनपुट्स हैं, अगर इनपुट 0 0 होगी या कोई इनपुट भी 0 होगी तो एंड 0 दे देगा, और अगर दोनों इनपुट 1 होंगी तो एंड 1 देगा, जबकि और में कोई एक इनपुट भी 1 होगी तो ये 1 दे देगा। इनके अगर हमने देखने हैं लॉजिकल फंक्शंस जो हैं, इनके भी ये मैंने आपको बताया बूलियन लॉजिक है, तो इसमें हमारे पास दो इनपुट्स होती हैं, लॉजिकल फंक्शन एक अप्लाई करता है और उसके बाद हमारे पास आउटपुट आ जाती है। लेकिन अगर हमने इनके विजुअल्स देखने हैं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास 0 0 है, 0 1 1 0 यहाँ पर है। अगर मैं इसको प्लॉट कर दूँ 0 1 यहाँ पर है देखिए, और 1 1 ये है, तो ये एक सिंपल ग्राफ है।
टू डायमेंशनल ग्राफ है और इसमें आप देखें तो मेरे पास ये लॉजिकल एंड गेट का ग्राफ है और मैंने ये देखना है कि ये 1 है, ये ग्रीन कलर की 1 है और बाकी सारी 0 होनी चाहिए। तो अब मुझे अपना जो क्लासीफायर है, जो इसकी लाइन सेपरेशन है, वो कहाँ पर, डिवाइडिंग लाइन कहाँ पर लगानी चाहिए, यहाँ पर लगानी चाहिए। तो ये अगर मैं लगा कर एक न्यूरल नेटवर्क बनाऊंगा तो ये इस तरफ जो भी इनपुट्स आएंगी उनको 1 1 जो होगी उसको हमेशा ये कहेगा कि 1 आउटपुट दूंगा और बाकी जितने भी मेरे पास कॉम्बिनेशन होंगे उस पर 0 देंगे। तो ये एक एंड बन गया, लॉजिकल एंड बन गया, तो हमने न्यूरल नेटवर्क से बना दिया। इसी तरीके से लॉजिकल और को देख लें तो उसमें ये हमारे पास 0 है और ये तीनों 1 है, तो अब क्लासीफायर इधर लग जाएगा ताकि इस तरफ जो हमें वैल्यू मिले वो 0 आउटपुट दे दे उस पर, और इस पर जो वैल्यू मिले उस पर आउटपुट हमें 1 मिल जाए। लेकिन अब एक सवाल है, कई ऐसे गेट्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मिक्स्ड होती हैं, क्या वहाँ पर एक सिंगल लीनियर क्लासीफायर से काम चलेगा? मतलब मैं XOR की, ये भी एक डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का गेट है, जिन लोगों ने पढ़ी है तो उनको पता होगा। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि जब भी हमारे पास एक किस्म की इनपुट्स आती हैं तो ये 0 दे देता है और अगर डिफरेंट इनपुट्स आती हैं तो ये 1 दे देते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ये 1 है, ये 1 है और ये दोनों कम्बिनेशन, इनकी आउटपुट 0 होनी चाहिए। लेकिन क्या एक क्लासीफायर से मैं इसको कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे एक और आइडिया देना पड़ेगा और वो ये होगा कि मुझे यहाँ पर 2 क्लासीफायर्स देने पड़ेंगे। तो हमारे पास 2 डिवाइडिंग लाइंस आ जाएंगी। तो इस तरफ इस डिवाइडिंग लाइन के अगर लेफ्ट साइड पर कोई पॉइंट आएगा तो मैं 0 कह दूंगा, और इस क्लासीफायर के या इस लाइन के अगर राइट साइड पे कोई पॉइंट आएगा तो मैं 0 कह दूंगा, और अगर इनके बीच में कोई पॉइंट आए तो मैं उनको 1 कह दूंगा। तो इस तरीके से हम डबल क्लासीफायर्स के साथ भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक न्यूरॉन सेल दिखा रहा हूँ, एक ब्रेन का यूनिट दिखा रहा हूँ। ब्रेन हमारा इन बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनता है और उनके ट्रिलियंस कनेक्शन बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक स्टेम है बड़ी सी, और आपके पास टर्मिनल्स हैं, इसको एक्सॉन कहते हैं, और यहाँ पर हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, और हमारे पास इनपुट आती है, ये प्रोसेसिंग जो यूनिट है इसका, और उसके बाद हमारे पास आउटपुट कैलकुलेट होती है। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही काम करता है जिस तरीके से हम न्यूरॉन नेटवर्क्स को यहाँ पर डिज़ाइन कर रहे हैं, और एक्चुअली हमने इसी को देखकर न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल इस तरीके से करना शुरू किया है। तो आप देखें कि आपके दिमाग में इस किस्म के बिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, और जब ये आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये डाटा एक जगह से दूसरी जगह पास करते हैं और हमारी मेमोरीज बनती हैं, हमें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाती है। तो मुख्तलिफ जानवरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक जो पिजन है इसका ब्रेन 0.4 ग्राम्स का है, लेकिन स्टिल इसका ये प्रोसेसर इतना ज़बरदस्त है, न्यूरल नेटवर्किंग इसकी इतनी अच्छी है कि ये उड़ सकता है, खा सकता है, पी सकता है, सो सकता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के काम कर सकता है। फिर हम अगर आएँ तो हमारे पास यहाँ पर जो स्नेल है इसके न्यूरॉन 302 हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये कितना ज़बरदस्त काम कर सकता है कि ये एक पूरा हमारे पास पैकेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं इसके पास, तो एक्चुअली अगर इंटेलिजेंस है बहुत छोटे लेवल की तो वो नेचुरल इंटेलिजेंस है। और उसके साथ साथ न्यूरल नेटवर्क जो है वो रिजिलियंट होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि रिजिलियंट का क्या मतलब है, कि अगर आपका ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज भी हो जाए फिर भी आपका ब्रेन काम करता रहता है। इसी तरीके से अगर आपके पास जो डेटा आ रहा है, हमारे पास जो डेटा आता है, अब आप देखें यहाँ पर जो न्यूरॉन्स हैं वो 11,000 हैं। हमारे इंसानों के जो दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, मैंने कहा था बिलियंस हैं, तो वो 20 बिलियंस के करीब हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं। डॉल्फिन के पास 37 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। अब न्यूरॉन्स की जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी हैं, मैं एक तो ये कि अगर कुछ न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो स्टिल हम प्रोसेसिंग कर पाते हैं। तो कई लोगों का ऐसा होता है कि दिमाग का कुछ हिस्सा वो डैमेज भी हो जाए या उसमें से कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के ज़रिए सरिया गुजर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, स्टिल उनका दिमाग काम करता है। ऐसे बहुत सी हिस्ट्री में हमारी मिसालें हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास न्यूरॉन नेटवर्क्स के लिए जो इनपुट्स आती हैं वो हमारे सेंसेस हैं, हमारी आँखें हैं, हमारे कान हैं, हमारे ज़ुबान है। तो जब मैं कभी किसी शख्स का धुंधला चेहरा देखता हूँ फिर भी मैं फ़ौरन अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि ये फ़लाँ शख्स है, इसको मैं जानता हूँ। अगर आप एक बिल्डिंग का सामने वाला हिस्सा देखते हैं तो आप पीछे उसका जो 3D स्ट्रक्चर है उसको भी परसीव कर लेते हैं, उसको भी उसका आपको अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि आप वो डाटा भी प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं जो आपने देखा नहीं होता। तो हमारे पास अगर कुछ डाटा है, डाटा में अगर हमारे पास डिटेरेशन हो, डाटा सही ना हो, स्टिल ये हमारे न्यूरल नेटवर्क्स काम करते हैं। तो अगर डैमेज हो जाए फिर भी काम करेंगे, और अगर इनपुट की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो फिर भी हमारे न्यूरल नेटवर्क्स काम करेंगे। लेकिन जब हम डाटा लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमें एक डिसीजन करना होता है, और वो डिसीजन
हमें एक डायल की सूरत में यहाँ पर दिखाया जो कि आउटपुट को या तो 0 करेगा या 1 करेगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक डायल दिखा रहा हूँ, इसे थ्रेशोल्ड भी कहते हैं। तो सपोज अगर आपके पास वाइट रंग में, वाइट जगह पर कोई पॉइंट आता है तो आप आउटपुट को 1 नहीं करेंगे। और आपने देखा था वो लाइंस भी यही हमें बता रही थी, सेपरेशंस बता रही थी, तो वहाँ पर हम एक डिसीजन करेंगे। लेकिन अगर एक ऑरेंज कलर में या ये पिंक कलर में हमारे पास कोई पॉइंट आ जाता है, ये थ्रेशोल्ड है, तो हम आउटपुट को 1 कर देंगे। तो ये हमारा थ्रेशोल्ड है। आपका पॉइंट कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन अगर वो इस पॉइंट में आ गया तो हम आउटपुट को 1 कर देंगे। और आउटपुट को 1 करने के लिए जो डिसीजन करने होते हैं, जो थ्रेशोल्ड हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो कई किस्म के होते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 2 दिखाऊंगा। अब सपोज आपकी इनपुट यहाँ पर आती है, यहाँ पर आप इनपुट मैप कर रहे हैं, तो आउटपुट 1 नहीं होगी। लेकिन अगर इनपुट यहाँ पर आ गई तो आउटपुट मैप हो जाएगी। इसे स्टेप फंक्शन कहते हैं, ये एक स्टेप बनाता है, ठीक है जी। तो ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है, ये एंड पे जो डिसीजन मेकिंग है, तो ये डिसीजन मेकिंग कर रहा है। जो एंड पर डिसीजन मेकिंग आपको नज़र आ रही है वो इसके ज़रिए होती है, आगे इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है सिग्मॉइड फंक्शन, ये आप देखें ये बहुत कर्वी सा हमारे पास एक फंक्शन है, और इसमें अगर हमारे पास इनपुट इस तरफ आएगी तो हम उसे 0 कहेंगे, और अगर इनपुट इस तरफ आ गई तो उसे 1 कहा जाएगा। इसका फंक्शन भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये आप फंक्शन भी इसका देख लें तो आपको याद होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई एक्स। और इसकी इस्तेमाल होने की वजह यह कि एक तो ये हमारी नेचर से बहुत करीब है, क्योंकि हमारी नेचर है 0-1 की फॉर्म में नहीं सीखती, आहिस्ता आहिस्ता हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन करना इसके लिए बहुत आसान है। जो लोग मैथमेटिक्स जानते हैं वो समझते हैं कि इस सिंगुलैरिटी को मैथमेटिक्स में सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और हम जब अपनी एमफिल में ये काम करते थे तो ये सिंगुलैरिटी हमें काफ़ी ज़्यादा तंग करती थी। तो आपस में जब न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाते हैं, और वो डिफरेंट कनेक्शन बनाकर सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं, और उन सिग्नल्स को न्यूरॉन बढ़ाते या कम करते हैं। तो इनका काम ये है कि ये एम्पलीफाई करते हैं, सिग्नल को कम करते हैं, और फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो जैसे इनपुट आई उसको कम किया, ज़्यादा किया, यानी स्केलिंग की, और फिर उसके बाद अगले न्यूरॉन को पास कर दिया अगले, और फिर हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं। यही काम हमने यहाँ पर करना है। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन में क्या है, इनपुट्स होंगी, उन इनपुट्स को हम सपोज सम कर लेते हैं, ठीक है जी, हमने जमा कर लिया, और जमा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम कंपेयर करेंगे एक थ्रेशोल्ड फंक्शन के साथ, सिग्मॉइड के साथ, कि क्या अब ये जो मेरे पास इनपुट्स आई हैं इनका जो सम है वो इस काबिल है कि मैं 1 करूँ आउटपुट पे, या वो इस काबिल है कि मैं 0 करूँ। तो ये जो मेरा डिसीजन मेकिंग पार्ट है ना दिमाग का, वो ये है, और ये कलेक्टर पार्ट है, और ये कैलकुलेशन पार्ट है। तो यहाँ पर इनपुट्स आई, कैलकुलेशन की, फिर डिसीजन किया, और आउटपुट को 1 या 0 कर दिया। ये सिंपल न्यूरल नेटवर्क की फिलॉसफी है। लेकिन न्यूरल नेटवर्क, जिस तरह मैंने आपको दूसरे नेटवर्क्स दिखाए हैं, इतने आसान नहीं है, बल्कि इनमें हिडन लेयर्स होती हैं। तो मेरे पास ये पहली लेयर है, ये वो लेयर है जो इनपुट्स ले रही है। यहाँ पर आपके पास इनपुट्स आ रही है, दुनिया से इनपुट्स आ रही हैं। अगर आप अपने दिमाग की बात करें तो ये पहला न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन है, ये वो न्यूरॉन्स हैं जो पहले आंखों के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद ये आपके दिमाग के इंटरनल न्यूरॉन्स हैं, इनके साथ हमने कनेक्शन किए हुए हैं। हर न्यूरॉन का दूसरे के साथ कनेक्शन हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी का हो भी, लेकिन इस केस में हमने देखा कि ये भी इधर कनेक्शन कर रहा है, ये अगले न्यूरॉन को पास कर रहा है, ये इस न्यूरॉन को पास कर रहा है, ये अगली लेयर है। उसके बाद ये तीसरी लेयर है, और इसको दूसरी लेयर के सारे न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और आगे सिग्नल्स पास कर रहे हैं, और फिर हमारे पास डिसीजंस आ रहे हैं। तो हमारे पास 3 किस्म के डिसीजंस हैं, उनमें से कोई भी हाई होगा और 2 हो सकता है कि लो हो। तो ये हमारे पास कनेक्शंस हैं, आपने बीच में देखा जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे दिखाए थे कनेक्शंस थे, और ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन्स हैं। तो वही काम किया है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, जो कि हमने अपने दिमाग से सीखा है। तो अब हमने ये देखना है कि हमने इनको कैसे काम में लाना है। ये स्लाइड आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर क्या हो रहा होता है, ये बहुत से लोगों को जो उस पर काम भी कर रहे होते हैं उनको भी इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती, जब तक कि ये आउटपुट को एरर फ्री कर रहा होता है, हमें ऐसी आउटपुट दे रहा होता है जिसमें एरर कम हो। तो हमारे पास हमने क्या किया, हमने अगर यहाँ से 3 नंबर से एक इनपुट जाती है अगले 3 में, तो उसको हमने स्केल कर दिया। मैंने आपको बताया था ना कि वो एम्पलीफाई करते हैं किसी इनपुट को, या उसको रिड्यूस करते हैं। तो उसमें हमने इसको स्केल किया, तो हमने एक वेट के साथ, एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो जो चीज़ यहाँ पर थी उसको यहाँ पर एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, और फिर ये अंदर आगे चली गई। जो चीज़ 1 पर थी उसको एक नंबर, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है y21 इसलिए लिखा जाता है कि ये सेकंड स्टेज में जा रही है, ठीक है जी, और ये फर्स्ट स्टेज से आ रही है। तो ये इसकी पूरा एक वो नॉमेनक्लेचर होता है। तो यहाँ से आप सिंपल ये याद रखें कि ये हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है जी।
अब इस तरफ से देखें तो यहाँ पर आपके पास ये W23 आ रही है, इसको भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, वो इसके वेट्स हैं। तो हर कनेक्शन के साथ एक वेट एसोसिएटेड होगा। और आप देखें यहाँ से इसको भी जा रहा है, यहाँ से इसको भी जा रहा है, इसका अपना वेट्स है, इसके अपने वेट्स हैं, इसके अपने वेट्स हैं, इसके अपने वेट्स हैं। तो इस तरीके से अब जब इसके पास ये सारी चीज़ें आएंगी तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे लगेगा ये 3 इनपुट्स आई हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेगा वेट के साथ और फिर ऐड करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा वेट के साथ और फिर ऐड करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा वेट के पास और फिर ऐड करेगा, और फिर इसके पास अपनी जो इसकी अपनी कैलकुलेशंस हैं पूरी हो जाएंगी। फिर ये अपनी जो इसके पास जो नंबर होगा उसको आगे भेज देगा, तो वो भी वेट्स के साथ जाएंगे। और जो फाइनल है वो फाइनल करके और फिर आगे आपके पास यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, और वो सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसकी स्लोप्स को देखते हुए वो आगे डिसीजन कर रहे होते हैं कि ये 1 है या 0 है, ये अपना डिसीजन करेगा, ये अपना डिसीजन करेगा, ये अपना डिसीजन करेगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारा का सारा नेटवर्क जो है वो चल रहा होता है, हमारा दिमाग भी ऐसे कर रहा होता है और हमारा ब्रेन भी ऐसे ही काम कर रहा होता है। तो मैंने आपको छोटा सा इसका बताया यहाँ पर तरीका कि किस तरीके से, लेकिन जब ये लर्निंग करता है, मैंने एक सिंपल आपको यहाँ पर इनपुट दे दी कि ये 1 है, ये 0.5 है, ये 2 इनपुट्स हैं, ठीक है जी। और हमने जब यहाँ पर कैलकुलेशंस की तो ये देखें ये वेट जो है ये 1 से 2 के पास जो वेट जा रहा है आप देख सकते हैं ये है 0.2, और जो 2 है उससे 1 के पास जो वेट जा रहा है वो 0.3 है, ठीक है जी। वेट हम रैंडमली पहले चूज़ करते हैं, आप देखें 1 का जो वेट है ये 1 और ये 1, तो ये क्या है आप देख सकते हैं कि ये पिछली स्टेट है और ये अगली स्टेट है, ये 0.9 है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा जी 2 1 होगा, और ये क्या है ये 0.3 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने मुख्तलिफ वेट्स के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। इस 1 को जब आप 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 0.9 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से इस 1 को जब आप 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इस 0.5 को जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 के साथ तो 0.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 1.5 आ जाएगा शायद, आप देख लीजिएगा। और 0.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर इनको सम करेंगे और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन मेकिंग होगी कि क्या हमने आउटपुट को 1 करना है या 0 करना है। तो मैंने यहीं पर आपको यही चीज़ जो है वो दोबारा दिखाई है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा हमने रिफाइन कर दिया। हमारे पास इनपुट्स होती हैं और इनपुट्स के साथ हम वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो सम होता है वो होता है वेट इनटू इनपुट्स प्लस वेट इनटू सेकंड इनपुट प्लस वेट इनटू थर्ड इनपुट। ये जो सम आता है फिर इस पर हम सिग्मॉइड या कोई भी थ्रेशोल्ड फंक्शन यूज़ करते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। तो ये एक जेनेरिक सी बनाई है, इसमें मुख्तलिफ हमने वो लेयर्स नहीं दिखाई, लेकिन आगे आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका यूज़ करते हुए हम कैसे मैट्रिसेस के ज़रिए ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर अब आप देखें कि यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, यही वही चीज़ है। 1 को आपने इस वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, 0.5 को इस वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर ऐड कर दिया दोनों को। तो जब हमने ये सारा ऐड किया तो मेरे पास यहाँ पर जो आउटपुट आई, जो कैलकुलेशंस की, वो 0.7480 आ गई। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो कैलकुलेशन पॉइंट आई वो 0.6457 आ गई। तो अब मैं 1 इसे कहूँगा और 1 से नीचे जो 0 है वो हो सकता है मैं ऐसे कहूँ या ऐसे भी 1 कह दूँ अगर मैंने डिसीजन रखा हुआ है। पर आप देख सकते हैं कि ये कैलकुलेशन है। इन कैलकुलेशंस पर अब आपने आगे डिसीजन करना है और फिर आपने उन सिग्नल्स को आगे इम्प्रूव करवाना है। लेकिन इन कैलकुलेशंस को करने का एक बहुत आसान तरीका भी है, और वो तरीका क्या है कि हम इनके मैट्रिसेस बना लें। मसलन आप देखें कि आपके पास जो x है, यहाँ पर जो आपके पास इनपुट 1 आ रही है वो मल्टीप्लाई हो रही है, ये देखें ये इनपुट 1 मल्टीप्लाई हो रही है इस वेट से, प्लस इसमें देखें अगर आप यहाँ पर देखने के लेयर 2 पे आपके पास क्या जमा हुआ है, तो आपके पास इनपुट 1 मल्टीप्लाई हो रही है W11 से, प्लस आपके पास इनपुट 2 मल्टीप्लाई हो रही है W21 से। तो ये जो दोनों ऐड होंगे तो आपके पास यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही आप खुद कैलकुलेट करके देखें तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, क्योंकि वेट्स और इनपुट्स इनको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि ये एक एरेज है, एक वेक्टर्स की फॉर्म में एक एरे आपको नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास इस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास एक इनपुट मैट्रिक्स होगा जो इनकमिंग सिग्नल होंगे, वेट्स होंगे उसके, और उसके बाद जब मैं उनको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर। और इस करने की हमें ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो मैट्रिक्स कैलकुलेशन को बहुत आराम से कर लेता है।
तो उसके लिए ये कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, वो मैट्रिसेस को समझता है और हमारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें मैट्रिसेस के लिए स्पेशल लाइब्रेरीज बनी होती हैं। इसलिए हम इस फॉर्म में इसको लेके आ रहे हैं ताकि हमारे कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी हो और बहुत तेज़ और एफिशिएंट कैलकुलेशन हो। तो हमारे पास अभी तो हम बहुत सिंपल न्यूरल नेटवर्क्स कर रहे हैं, लेकिन इनकी सैकड़ों लेयर्स होती हैं और जब उन पर काम किया जा रहा होता है तो उस वक्त हमारे कंप्यूटर्स बहुत तेज़ी से इनको कैलकुलेट कर रहे होते हैं, सिमुलेशंस कर रहे होते हैं और इस तरीके से इन पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन अब जो हमारा काम आ रहा है वो ये बड़ा अहम काम है कि हमने एरर को कैसे मिनिमाइज करना है, इसकी लर्निंग कैसे करवानी है। ये तो हमने देख लिया कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके साथ हमने ये भी देख लिया कि हमने उनको विजुलाइज कैसे करना है और फिर मैट्रिसेस में कैसे प्रेजेंट करना है ताकि कैलकुलेशन आसान की जाए। पर कैलकुलेशन करने की ज़रूरत क्यों है? अब इस हिस्से में हम ये देखेंगे कि जब हम एरर आता है हमारे पास तो उस एरर को हम कैसे जाकर दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, यानी ये अपनी लर्निंग कैसे करता है, ये इंप्रूवमेंट कैसे करता है। तो मेरे पास एक न्यूरल नेटवर्क है, उसमें एरर आ गया। अब मैंने एरर करना है तो मैं एरर को ठीक करने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये कि मैं सिग्मॉइड फंक्शन को चेंज करना शुरू कर दूं। इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा तरीका ये कि मैं इनपुट्स को जाके देखना शुरू कर दूं कि इनपुट्स क्या मेरे पास ठीक हैं कि नहीं ठीक, लेकिन इनपुट्स पर हमारा कोई इख्तियार नहीं होता, इसलिए ये भी कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। तीसरा तरीका ये कि हम वेट्स को ऑप्टिमाइज़ करना शुरू कर दें, चेंज करना शुरू कर दें इस तरीके से कि हमारा एरर कम होना शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें भी शुरू में कुछ वेट्स को किया जाता था और कुछ वेट्स को नहीं किया जाता था, ये भी अच्छा तरीका नहीं। हमने तमाम वेट्स को लेके जाना है, उनको चेंज करना है। अगर हमारे पास एरर आ रहा है, एरर का असर तमाम वेट्स पर जाना चाहिए और फिर हमने उनको चेंज करके नई वैल्यूज़ देनी है, फिर देखना है कि एरर कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, और इस तरीके से फिर दोबारा जाना है, चेंज करना है। तो ये हम आउटपुट से पीछे की तरफ जा रहे हैं और आउटपुट का एरर देखते हुए हम अपने वेट्स को चेंज कर रहे हैं इस तरीके से कि आउटपुट का एरर मिनिमाइज होना शुरू हो जाए। तो अगर सपोज मेरे पास आउटपुट का एरर है तो, और मेरे पास इनपुट वेट आप देख रहे हैं 3 ये है और 1 ये है, तो ये वेट ज़्यादा वैल्यू डाल रहा है एरर में, ये वेट ज़्यादा डाल रहा होगा क्योंकि इसकी इनपुट ज़्यादा है। तो मुझे इसको 3 हिस्से चेंज करना है, 3/4 चेंज करना है। और इसी तरीके से ये वेट कम वैल्यू डाल रहा है तो मुझे इसकी, क्योंकि वैल्यू कम है तो मुझे इसको 1/4 यानी क्वार्टर एरर क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसको कम चेंज करना है। तो चेंज करने का जो तरीका है वो भी वेट्स पर डिपेंडेंट है कि कौन सा वेट ज़्यादा आ रहा है उस इनपुट लेयर में, उस लेयर में, और कौन सा वेट कम आ रहा है, उस लिहाज से हम उसको चेंज करेंगे। दोनों को बराबर चेंज नहीं करेंगे। तो मेरे पास सपोज यहाँ पर एरर है, यहाँ पर भी एरर है, यहाँ पर भी एरर है, तो मैं क्या करूँगा, मैं उस एरर से पीछे की तरफ मूव करूँगा और देखूँगा कि ये एरर कहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, इसका ये वेट क्या है और उस वेट की जो वैल्यू होगी उस लिहाज से इस वेट को चेंज करने की कोशिश करूँगा। ये हिडन लेयर मेरे पास इनपुट भी आ रही है, इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पिछले एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे, वो फिर पिछले एरर को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगा और हम एरर को मिनिमाइज़ करते रहेंगे। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एरर है 0.8 और जब मेरे पास 0.8 एरर आया तो मैंने देखा किन 2 वेट से आ रहा है जी। अच्छा, वेट से आ रहा है जी, ये है 2 और ये क्या है, ये 3 है। तो ये वेट ज़्यादा है ना जो इस तरफ जा रहा है और ये कम है। तो क्या हुआ, उसी तरीके से हमने इस एरर को तोड़ा, ये 0.48 हो गया क्योंकि यहाँ पर वेट ज़्यादा था, और ये 0.38 हो गया। और आपने ये देखा कि इस तरीके से हमने आगे एरर को कम करने के लिए इन वेट्स को आगे हमने चेंज करना है। ठीक है, और अगर मैं इन दोनों को देखूं तो आप देखें कि यहाँ पर जो मेरे पास एरर आ रहा है वो 0.42 आ रहा है। तो मैंने इस तरीके से इस एरर को मिनिमाइज़ करने के लिए इनको चेंज किया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 0.5 एरर आ रहा है। अब आप देखें कि कौन सा वेट ज़्यादा है, ये वेट ज़्यादा है और ये वेट कम है। तो आप देखें यहाँ पर 0.4 एरर आ गया, यहाँ पर 0.1 आ गया। और अब इस एरर को और इस एरर को मैं ऐड करूँ, जो एरर मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये इसकी वजह से आ रहा है 0.1 और 0.32, इनको वापस ले जाएं तो आपके पास यहाँ पर कितना एरर होगा, 0.42। इसी तरीके से इस एरर को और इस एरर को अगर मैं 0.48 और 0.4 को ऐड करूँ तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ जाएगा 0.88। तो इससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा है, इस तरीके से आप पीछे एरर लेके जाएंगे और फिर जब आप इनको वेट्स को चेंज करना शुरू करेंगे तो फिर आपको ये इंडिविजुअल एरर्स भी कम होते हुए नज़र आएंगे। तो ये इंटरनल एरर्स भी हम कैलकुलेट करें, आप कैलकुलेट करके देखें, आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे इस एरर से ये 2 ऑरेंज कलर के
एरर्स कैलकुलेट किए और फिर उससे हमने इस इंटरनल लेयर का इनके एरर कैलकुलेट कर लिए। और इन एरर्स को इस तरीके से लिखने का वही फ़ायदा है कि हम मैट्रिसेस में लेके आ सकते हैं, और जब हम इनको मैट्रिसेस में लेके आ सकते हैं तो हम इनको एरर इनटू वेट्स ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम पीछे जो हिडन लेयर है उनके एरर्स भी निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, आउटपुट से जाना है, ये आउटपुट है, और इनके हिडन वेट्स को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हिडन लेयर्स हैं उनके एरर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से एरर पीछे चलते जाएंगे और फिर उनको मॉनिटर भी करेंगे हर वक्त कि क्या एरर कम हो रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि इन एरर्स को मॉनिटर करते हुए तो हमने अपने पूरे सिस्टम को अच्छा रखना है। तो आपने ये देखा कि हम एरर्स को, वेट्स को कैलकुलेट करते हैं। ये एक बहुत मशहूर इक्वेशन है, लेकिन बहुत ही मुश्किल इक्वेशन लग रही है, इसलिए इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वो इक्वेशन है जिसके ज़रिए हम वेट्स को चेंज करते हैं। वेट्स को इस इक्वेशन के ज़रिए चेंज किया जा सकता है। और आप देखें तो आपको थ्रेशोल्ड सिग्मॉइड की जो इक्वेशन है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई की पावर x, वो आपने देखी होगी, मैंने जो शुरू में आपको दिखाई थी। तो ये कुछ उस किस्म की इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल इक्वेशन थी, बहुत मुश्किल काम था इस तरीके से एरर को कैलकुलेट करने का। तो हमने एक और सिंपल तरीका ढूंढा और वो तरीका ये कि अगर आप एक पहाड़ी इलाके में हैं और आपने देखना है कि आपने उसकी घाटी में जाना है, नीचे जाना है, और आपके पास एक टॉर्च है, तो आप अपने चारों तरफ टॉर्च एक मरतबा रोशन करेंगे और देखेंगे कि किस तरफ स्लोप नीचे की तरफ है, और फिर आप उस तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। फिर आप टॉर्च को चारों तरफ देखेंगे, फिर आप देखेंगे स्लोप किस तरफ नीचे की तरफ है, और आहिस्ता आहिस्ता ये करते 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 आप मिनिमम की तरफ आ जाएंगे, आप मिनिमम जगह पर आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम काम करते हैं जब हम मैथमेटिक्स में जाते हैं। ये मेरे पास एक एरर फंक्शन है और इस वक्त मैं यहाँ पर ऑपरेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे y और x दिखाया गया है, लेकिन ये एक्चुअली एक समझ लें कि एरर फंक्शन है, और मैंने इसको एक्सप्लोर करना है और मैंने उस जगह पर जाना है जहाँ पर मेरे पास एरर की वैल्यू 0। तो एरर की वैल्यू क्या है, ये स्लोप है इसकी, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर जाऊँगा, ये देखिए ये वाली जगह, ये वाली जगह, यहाँ पर इसकी नेगेटिव स्लोप है, यहाँ पर मैं जाऊँगा तो ये एरर की वैल्यू 0 है। अगर ये एरर का फंक्शन है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से पहले स्लोप कैलकुलेट करूँगा इस पॉइंट की, और फिर एक अगले पॉइंट की स्लोप कैलकुलेट करूँगा और देखूँगा कि क्या स्लोप जो है वो कम हो रही है। अगर तो कम हो रही है तो मैं फिर इस पर जंप कर जाऊँगा, और अगर कम नहीं हो रही तो फिर मैं दूसरी तरफ भी कैलकुलेट सब की तरफ करूँगा और देखूँगा कि यहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो रही है। तो जब मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पे स्लोप ज़्यादा थी और यहाँ पे स्लोप कम थी, क्योंकि यहाँ पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। तो मैं फ़ौरन यहाँ पे जंप हो गया, कर गया मेरा सिस्टम, एरर यहाँ पे जंप कर गया। और उसने कहा कि इस लिहाज से मैंने अपने पूरे के पूरे जो वेट्स हैं उनको चेंज करना है। फिर हमने एरर को और कम करना है, फिर वेट्स को हमने और चेंज करना है, फिर एरर यहाँ पर आ जाएगा, फिर हमने वेट्स को और चेंज करना है और चेंज करना है। तो एरर को हमने यहाँ पर लेके आना है। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास सपोज एक पॉजिटिव स्लोप का फंक्शन है, लेकिन हमने छोटे छोटे ग्रेडियंट्स के साथ ऐसी जगह पर जाना है, हमने इस पूरे मिनिमम बाउल, ये जो बाउल है उसके नीचे आना है। अमूमन कर्व वैसे नहीं होते हैं, उनमें लोकल मिनिमाज होते हैं, लेकिन वो आपके स्कोप से बाहर है। तो हमने पूरे इस पर नीचे आना है, और यहाँ पर जब हम पहुँच जाएंगे तो हम कहेंगे अब हमारा न्यूरल नेटवर्क जो है, जो हमने ट्रेन किया वो बेहतरीन है, क्योंकि उसका एरर कम है। और मैथमेटिक्स में जब आप जाएंगे, इसे ग्रेडियंट डिसेंट कहा जाता है, तो आप जब ग्रेडियंट डिसेंट करेंगे तो आपको फिर समझ आएगी कि आप इसको विजुलाइज कर सकेंगे। तो ये सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क का मैंने आपको यहाँ पर बताया तरीका था, और यही चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगी। ये लोग उनके लिए है जो कि एक्चुअली इस पर काम करने जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास एरर विद रिस्पेक्ट टू क्या है, वेट्स हैं। तो जब आपने वेट्स को चेंज किया इस तरीके से कि एरर कम हो, यहाँ पर आप आ गए। अब क्या हुआ, एरर कम हो गया, इसकी स्लोप बढ़ गई, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एरर का पूरा आपके पास एक फंक्शन था जो मैंने आपको पीछे बताया, और अब आपने क्या करना है कि इसकी वो स्लोप विद रिस्पेक्ट टू वेट निकालनी है जहाँ पर ये मिनिमम हो, स्लोप मिनिमम हो और इसकी वैल्यू भी मिनिमम हो। तो हमने क्या करना है, हमने अगली वैल्यू देखी, स्लोप्स को और ये वेट्स को और एडजस्ट किया ताकि एरर और कम हो और कम हो, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एरर बिल्कुल कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही आपके पास ये जो आपकी सेपरेशन है वो आ रही है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों को करना, और वो तरीका वही है जो मैंने आपको पीछे बताया था। तो आप एरर जो है उसमें जब आप कैलकुलेशन करेंगे, ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप इजीली चेन रूल लगा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरर या मिनिमाइजेशन जो करेंगे, क्योंकि जब आप डेरिवेटिव लेते हैं और उसको मिनिमाइज करते हैं तो फिर एक्चुअली आप रेट ऑफ चेंज
जो है उसको मिनिमाइजेशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो ये मेरे पास एरर है, ये मेरे पास आउटपुट है जे नोड की, और मेरे पास आउटपुट है और इनपुट है। तो ये इनपुट आउटपुट को आप लेकर और फिर आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं प्रीवियस नोड्स से, और उसके बाद आप इन वेट्स की नई वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप वेट्स की वो वैल्यू निकाल रहे हैं जिस पर एरर कम हो रहा है। सिंपल मैथमेटिक्स जो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि आपने जो नए वेट्स की वैल्यू निकालनी है, जो आप पीछे कह रहे थे कि वेट्स को कैसे चेंज करेंगे, जब हम आउटपुट से पिछली यानी इंटरनल उसकी तरफ जाएंगे तो नए वेट्स कहाँ से आएंगे जिस पर एरर कम होगा, तो वो वेट्स इस फॉर्मूले से निकालेंगे। और इस फॉर्मूले में हम आए कैसे, हमने एरर को मिनिमाइज करना है और उसके लिए हमने फार्मूले निकाले हैं, और वो मैथमेटिक्स जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको लर्निंग रेट भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको वो जो हमने ग्रेडियंट डिसेंट निकाला था वो भी नज़र आ रहा है, आपको ओल्ड जो आपके पास वेट्स है वो भी नज़र आ रहे हैं। और इस तरीके से आप वेट्स नहीं निकालते रहेंगे, फिर एरर देखेंगे, फिर वेट्स को चेंज करेंगे, फिर एरर देखेंगे, फिर वेट्स को चेंज करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास मिनिमम एरर आ जाएगा जो कि आपको एक्सेप्टेबल होगा, और उस पर आप अपनी ट्रेनिंग पूरी कर देंगे और फिर आप उस सिस्टम को सर्विस में लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अब एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ जो कि पाइथन में बना है। जल्दी से दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। हम उसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे न्यूरल नेटवर्क की, उसकी ट्रेनिंग करेंगे और उसको एक क्वेरी देंगे, और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे पाइथन में मैट्रिसेस की बहुत सी हमारे पास लाइब्रेरीज़ हैं, वो लाइब्रेरीज़ यहाँ पर मैंने लिख दी हैं, मैंने नहीं लिखी बल्कि तारिक साहब ने लिख दी हैं। तो आप इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और ये उनका कोड है। और इस कोड में आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन की है, हमने रैंडम वेट्स दे दिए हैं अपने न्यूरल नेटवर्क को, हमने न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर बता दिया है, उसमें कितनी ब्रांचेज होंगी, कितने लिंक्स होंगे, ये सारी की सारी चीज़ आप जब इसको देखेंगे, जिनको पाइथन के बारे में पता है तो वो इस इनिशियलाइजेशन को समझ जाएंगे। उसके बाद हमने फिर उसकी क्वेरी डिफाइन किया कि जब हम उसको क्वेरी देंगे तो उसमें हिडन लेयर्स क्या कैलकुलेट कर रही होगी, उसमें सिग्मॉइड फंक्शन कैसे अप्लाई कर रहे होंगे, और फिर हम उसको आउटपुट हमने कैसे लेनी है। तो ये सारी की सारी आपका क्वेरी का फंक्शन बन गया है, जिसे आप देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इसको चला भी सकते हैं। और अब हम ये ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग में हमने क्या किया जी कि हम अपने जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं उसको इनपुट्स दे रहे हैं, और उस इनपुट्स पर उसके मुख्तलिफ हम एरर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके हिडन लेयर्स के एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं। ये यहाँ पर मुख्तलिफ फंक्शंस भी लग रहे होंगे जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं, और फिर हम उसके वेट अपडेट कर रहे हैं दोबारा, फिर एरर कैलकुलेट करेंगे, फिर वेट अपडेट करेंगे, फिर एरर कैलकुलेट करेंगे जब तक एरर मिनिमम नहीं होता। तो हम इस तरीके से अपडेशन कर रहे हैं। इस पूरे प्रोग्राम को आप चला सकते हैं, और इसको चलाने के लिए तारिक राशिद साहब ने क्या किया, उन्होंने ये स्टैंडर्ड एक मॉडल लिया। आपको पता है कि ये हमारे पास पिक्सल्स में हमने लिखे हुए नंबर्स, और इनकी लाइब्रेरीज़ आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। इनकी लाइब्रेरीज वहाँ से डाउनलोड कर दें, नंबर चैलेंज जो लाइब्रेरी होती है, और वो आप एज अ डाटा अपने पास दे सकते हैं। तो आपके पास डाटा शीट्स हैं, इसमें 60,000 ट्रेनिंग डाटा पॉइंट्स हैं और 10,000 टेस्ट डेटा एग्जाम्पल्स भी हैं। तो मैं आपको लिंक भी देने की कोशिश करूंगा जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं ये पूरी लाइब्रेरीज़। लेकिन ये लाइब्रेरीज़ हैं क्या, इसमें आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स हैं, ये पिक्सल्स हैं। तो अगर आपने 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपके पास 784 पिक्सल्स हैं, ये पूरे पिक्सल्स की वैल्यू है, यानी 5 0 0 0, 5 पहला पिक्सल है, 0 दूसरा है, तीसरा चौथा, इस तरह ये पिक्सल्स हैं पूरे जो इस 5 को बना रहे हैं। तो जब हमने 784 यानी 28x28 पिक्सल का ये इमेज है, और ये उसका पूरा डाटा है, तो इसको अगर हम प्लॉट करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास दूसरे जो नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ भी आ जाएगी। अच्छा, जब मैं ये इनपुट दूंगा तो अब मेरे इस न्यूरल नेटवर्क को समझना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो जब मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को दूंगा तो उसकी आउटपुट्स जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं वो हैं 0 1 2 3, 9 आउटपुट्स हैं उसके। और जब उसकी 9 आउटपुट्स पर आप देखेंगे कि वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, तो अगर वहाँ पे 0.995 पर आ रही हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये 5 बता रहा है कि 5 नंबर इनपुट पे दिया गया है। अगर उसकी आउटपुट 0 पर 0.95 आ रही तो फिर आप समझ लें कि हमने 0 दिया। और अगर सपोज उसकी आउटपुट जो उनको एक प्रॉब्लम हुआ और वो ये कि उनकी आउटपुट 9 पे 0.86 आ रही थी और 0.40 4 पे आ रही थी, तो अब यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि 4 और 9 कुछ मिलते जुलते हैं। इसलिए न्यूरल नेटवर्क को थोड़ा सा मसला हो रहा था डिसीजन करने में, लेकिन स्टिल उसने डिसीजन कर दिया कि ये 9 दिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर आप ये मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस की गई हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि हम जब हमने मुख्तलिफ डेटा सेट्स लिए, हमने उनको बड़ा किया, इनपुट्स को चेंज किया, रैंडम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, और बीच में हमने इनपुट्स जो है उनको कम कर दिया, हमने बीच में इंटरनल स्टेजेस को कम कर दिया,
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट दिए, उन्होंने फिर इनपुट्स को रोटेट करके देखा, स्टिल 98% उनके रिजल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट थे, उनके न्यूरल नेटवर्क्स बिल्कुल सही तरीके से काम किया। और फिर उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा कि हम इनपुट देते हैं और हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है और हमें आउटपुट मिलती है, लेकिन क्या हम एक न्यूरल नेटवर्क को आउटपुट दें और देखें तो सही कि वो इनपुट पे कैसा इमेज देता है, हम उसको आउटपुट पे 7 दें और बताएं कि 7 जब वो दें और वो रिवर्स क्वेरी करे तो वो हमें कैसा इमेज देगा 7 का, वो हमें 1 का इमेज कैसे देगा, वो 2 का कैसा देगा, देखें तो सही कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे सोचते हैं। और जब उन्होंने ये किया तो आप देख सकते हैं कि ये 0 का इमेज है, ये 1 2 3 4, वैसे कोई रब्त नहीं बन रहा है, लेकिन आप 0 को देख सकते हैं तो आपको हल्का सा 0 नज़र आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको 3 को हल्का सा, आप देखें ब्लैक कलर को आपने देखना है, आपको यहाँ पर हल्का सा 3 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से 4 में वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है। 7 अभी देखें आपको यहाँ पर ब्लैक नज़र आ रहा है बिल्कुल। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स जो है उनको चीज़ें कैसे नज़र आती हैं, और अगर इन फिगर्स को हम बेहतर कर सकें अपने एल्गोरिदम्स के ज़रिए तो न्यूरल नेटवर्क्स और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको एक प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। ये पूरी किताब है जिसको बहुत छोटा करके उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में लेके आया और उस प्रेजेंटेशन को मैंने आपको बताया, और इस प्रेजेंटेशन से आपको पता चल गया होगा कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे हैं, किस तरीके से हैं। अब आप आगे जाकर किसी भी लेवल के न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना तो आपको ये विजुअलाइजेशन याद रहेंगी और आपको समझ आ जाएगी कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपने इससे आगे और बहुत मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स पढ़ने हैं जो कि एरर मिनिमाइजेशन के एल्गोरिदम्स होते हैं, लेकिन आपको बेसिक चीज़ों का समझ आ जाएगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को आगे तक पहुँचाइए।